हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा की रिवीजन कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के इस क्रम में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, प्रीतिकाल और आधुनिक काल में भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद को पढ़ लिया है। आज की कक्षा में हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता पर बात करेंगे। छायावाद की जब हम बात करते हैं वहाँ हम वैयक्तिकता की बात करते हैं, लेकिन प्रगतिवाद तक आते आते हमारी सोच बदलने लगती है और हम सामाजिक सोच के दायरे में बात करने लगते हैं। हम वैयक्तिकता की जगह सामाजिकता को महत्व देने लगते हैं। हम आत्मनिष्ठता की जगह वस्तुनिष्ठता को जगह देने लगते हैं। छायावाद में जहाँ हम कल्पना, सूक्ष्म और वायवीय प्रकृति की बात करते हैं, वहाँ जीवन के ठोस यथार्थ की बात हम प्रगतिवाद में करने लग जाते हैं। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों से संबंधित रचना और रचनाकारों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो छायावाद से प्रगतिवाद किस तौर पे भिन्न है उसकी बात हम कर रहे हैं कि छायावाद में जहाँ हम कल्पना की बात करते हैं, वहाँ प्रगतिवाद में हम ठोस यथार्थ की बात करने लगते हैं। छायावाद में जहाँ हम गांधीवादी दर्शन की बात करते हैं, वहाँ प्रगतिवाद में हम साफ तौर पर मार्क्सवाद की बात उठाने लगते हैं। जहाँ हम छायावाद में अहिंसा का समर्थन करते हुए पाते हैं कवियों को, वहाँ हम प्रगतिवाद में आते आते हिंसा की बात करने लगते हैं। राजनीतिक दृष्टि की बात करने लगते हैं। जहाँ हम छायावाद में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हैं, वहाँ हम राजनीति की बात प्रगतिवाद में करने लग जाते हैं। तो हम बात करेंगे प्रगतिवाद की विशेषताओं की कि प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी रही हैं। प्रगतिवाद में हमें शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है, अर्थात जो पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित है, उसकी प्रति सहानुभूति हमें प्रगतिवादी कविता में देखने को मिलती है। शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश और घृणा का भाव हमें वहाँ देखने को मिलता है। इसे हम मार्क्सवादी जीवन दर्शन कहते हैं, जिससे प्रभावित हमें यह कविता प्रगतिवादी दिखती है। जहाँ जर्जर विसंगतियों, शोषण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने की बात हमारे सामने यह कविता लेकर के आती है। यह कविता धर्म और ईश्वर में अनास्था प्रकट करती है। धर्म और ईश्वर में यह विश्वास नहीं करती। रूढ़ियों, पाखंडों के प्रति विद्रोह का स्वर हमें प्रगतिवादी कविता का मूल स्वर देखने को मिलता है। यह कविता जाति, धर्म, वर्ग भेद से परे वर्ग विहीन, शोषण रहित समाज की स्थापना करती है, अर्थात जो शोषित वर्ग है उसके प्रति हिंसात्मक भाव के द्वारा वर्ग विहीन, शोषण रहित समाज की स्थापना यह कविता हमें करती हुई दिखाई देती है। यह कविता क्रांति की बात करती है, हिंसा की बात करती है। मार्क्सवादी जीवन से प्रभावित होने की वजह से यह हिंसात्मक क्रांति का आह्वान करती हुई हमें प्रगतिवादी कविता दिखती है। स्त्री पुरुष का समर्थन, धर्म और ईश्वर में अविश्वास, समतामूलक सामाजिक चेतना पर बल, मानवतावाद और राष्ट्रवादी अवधारणा पर बल हमें यहाँ देखने को मिलता है। प्रगतिवादी कविता मूलतः समाजवादी यथार्थवाद की बात करती है। सर्वहारा का, अधिनायकवाद का इसका लक्ष्य है, यानी जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो निम्न तबका है, उसके प्रति सहानुभूति हमें यहाँ देखने को मिलती है। भाषा इनकी खड़ी बोली है और प्रगतिवादी समाजवादी विचारधारा की जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति है वह समाजवादी यथार्थवाद को लेकर यह चलता है। प्रगतिवादी कविता राजनीतिक जागरण आंदोलन की कविता है और यह छायावादी सांस्कृतिक जागरण के आंदोलन से भिन्न है। जहाँ हम छायावाद में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हैं, वहाँ यहाँ पे हम राजनीतिक जागरण की बात करने लगते हैं। तो प्रगतिवादी जो कविता है, प्रगतिवाद की जो पृष्ठभूमि है, अगर उसकी हम बात करें तो 1935 ईस्वी में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक इंटरनेशनल संस्था का अधिवेशन होता है और 1936 ईस्वी में, याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न आते हैं, सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन होता है। 1936 में ही लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति प्रेमचंद बनते हैं और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू भी बनते हैं। तो ये प्रगतिवाद की जो
पृष्ठभूमि है उसमें हम इसको रखते हैं। और 1938 में एक रूपाप पत्रिका जो संपादन जिसका करते थे पंत और नरेंद्र शर्मा, उसका प्रकाशन होता है जो एक प्रगतिशील पत्रिका रही है। और उसके मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था, देख रहे हो गगन मृत्यु नीलिमा नील गगन, देखो भूको सर्वंगिक भूको मानव पुण्य पशु को। तो ये प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। प्रगतिवादी कवियों की अगर हम बात करें तो नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, ये इन सभी विशेषताओं को लेकर के लिखते हैं। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक की बात करें हम तो कार्ल मार्क्स को कहेंगे। प्रगतिवाद का प्रवर्तक करने वाले सुमित्रानंदन पंत हैं। अगर हम बात करें कि 1936 में युगांत में ही पंत जी ने छायावाद के अंत की घोषणा कर दी थी, वहीं से हमें प्रगतिवाद के अंश दिखाई देने लग जाते हैं। प्रगतिवाद का प्रतिनिधि कवि अगर हम किसे मानना चाहिए तो वो नागार्जुन है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में पेरिस में इसके अध्यक्ष फोस्टर रहे और भारत में 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन होता है। 1936 में लखनऊ में जो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन होता है उसके सभापति प्रेमचंद बनते हैं। प्रेमचंद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, ये कई बार कोटेशन पूछी जाती है कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, उच्च चिंतन हो और हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे। हमें सुलाई नहीं, क्योंकि ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। अब हम बात करते हैं पहले हमारे कवि नागार्जुन की, जो प्रगतिवादी कवियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। नागार्जुन का जो नाम है वह वेदनाथ मिश्र, मूल नाम इनका वेदनाथ मिश्र था। नागार्जुन को प्यार से किस नाम से पुकारते थे? बाबा नाम से इनको पुकारते थे। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और इनको अंधविश्वास के कारण ढक्कन भी कहते थे। इनका मैथिली में ये यात्री उपनाम से लिखते थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बाबा नागार्जुन मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे। और आधुनिक कबीर, कबीर जैसा व्यक्तित्व होने के कारण इनको आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखों वाली, भस्मांकुर तुमने कहा था, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम देखें इनके खंड काव्यों में तो ये भस्मांकुर जो है यह इनका खंड काव्य है। ये इनकी उपन्यास है जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, बलचनमा, कुंभीपाक, नई पोध आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनका भी आप ध्यान रखेंगे। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये बांग्ला में इनकी अनुदित रचना है। पत्रहीन नग्न गाश पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला है, पूछा हुआ प्रश्न है। यह जो रचना है यह मैथिली पहले मैथिली में लिखी गई थी, पहली जिस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। मैथिली में ये किस नाम से लिखते थे? तो मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं में युग की गंगा, नींद के बाद, फूल नहीं रंग बोलते हैं, समय समय पर और अपूर्वा पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कहे केदार कही कही संपूर्ण रचनाओं का इनका संकलन है। शिव मंगल सिंह सुमन की अगर हम बात करें तो हिल्लोल, प्रलय सृजन, जीवन के गान, विंध्य हिमालय, ऐसे अजाग उठा, विश्वास बढ़ता गया, पर आंखें भरी नहीं, ये इनकी महत्वपूर्ण, मिट्टी की बारात पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। पूछा जाता है ये रचना, क्योंकि साहित्य अकादमी की रचनाएं और ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचनाओं को एक अलग से वीडियो बनाकर हम आपको करवा देंगे। रांगे राघव की त्र्यंबक कवि राघवाचार्य इनका नाम था। अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक, पिघलते पत्थर, मुर्दों का टीला और कब तक पुकारूं, इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं रांगे राघव की, मुर्दों का टीला और कब तक पुकारूं। मुर्दों का टीला में मोहनजोदड़ो से संबंधित और कब तक पुकारूं में ब्रिज के नटों के जीवन का वर्णन किया गया है। इनके कथानक से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण साम्यवादी उपन्यास है। इसके अलावा अंधेरे के जुगनू, महायात्रा गाथा, छोटी सी बात पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए यहाँ उपन्यास से संबंधित जो तथ्य हैं आपको लिखकर बता दिए गए हैं। कि रचनाओं को अगर हम देखें, काव्य को अगर हम देखें तो मेधावी, अजय खंडहर, पांचाली, राह के
दीपक पिघलते पत्थर इनके महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ रही हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और कवि होने के साथ साथ आलोचक, कथाकार, निबंधकार और उपन्यासकार भी रहे हैं। त्रिलोचन की बात करें तो इनका नाम वासुदेव सिंह, सोनेट छंद के प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। धरती इनका पहला काव्य संग्रह है। गुलाब और बुलबुल दिगंत सोनेट छंद में लिखा हुआ है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन कई बार पूछा गया प्रश्न है। इस पे साहित्य अकादमी इनको मिला है। और मिट्टी की बारात इनकी महत्वपूर्ण कविता है। प्रयोगवाद आपके पाठ्यक्रम की अगर बात करते हैं तो देखिए, आपके पाठ्यक्रम में प्रगतिवाद के बाद सीधे लिखा गया है नई कविता। लेकिन नई कविता को पढ़ने से पहले और प्रयोगवाद को प्रारंभ करने से पहले और प्रगतिवाद को खत्म करने के बाद की स्थिति अगर हम जाने तो हम बिना प्रयोगवाद को पढ़े नई कविता को नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से प्रगतिवाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है और प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद आता है और प्रयोगवाद की कुछ विशेषताएं नई कविता में हैं और कुछ वो उससे अलग है। इसलिए हम प्रयोगवाद को छोड़कर नई कविता को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रयोगवाद में जो तार सप्तक है वहाँ से एक प्रश्न अवश्य आता है। इसलिए आपको तार सप्तक को और प्रयोगवादी मुख्य कवियों को अच्छे से पढ़ना है। अगर हम प्रयोगवाद के बात करें और प्रयोगवाद से किस प्रकार से प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद के बाद किस प्रकार से प्रयोगवाद आता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो प्रगतिवाद में जहाँ देखिए, दोबारा से ध्यान दीजिए, छायावाद के प्रतिक्रिया स्वरूप आता है प्रगतिवाद। छायावाद में जहाँ हमें व्यक्तिकता, आत्मनिष्ठता, गांधीवादी दर्शन, अहिंसा का समर्थन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसी प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं, वहीं हमें प्रगतिवाद में सामाजिकता, वस्तुनिष्ठता, मार्क्सवादी दर्शन, हिंसा का समर्थन हमें यहाँ देखने को मिलता है और राजनीतिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। हम यहाँ जीवन के ठोस यथार्थ की बात करने लग जाते हैं, जहाँ हम छायावाद में कल्पना, सूक्ष्म और वायवीय प्रकृति की बात करते हैं। लेकिन प्रयोगवाद में आकर के हम व्यक्तिकता के लिए अब यहाँ कोई अवकाश नहीं रह जाता है। हम समाजवादी विचारधारा की जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रगतिवाद में देखते हैं, प्रयोगवाद का जो वैचारिक धरातल है वह कहाँ आकर टिकता है? बौद्धिक व्यक्तिवाद पर। जहाँ हम प्रगतिवाद में शोषित पीड़ित मानवता की मुक्ति की बात करते हैं, सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, राजनीतिक जनजागरण की बात करते हैं, प्रयोगवाद में शहरी केंद्रित मध्य वर्ग की बात हम करने लग जाते हैं। अगर हम देखें प्रगतिवाद की बात तो वहाँ हम कथ्य के दबाव में भाषा, शिल्प और स्वयं के आकार लेते हैं, लेकिन प्रयोगवाद में कथ्य, शिल्प और भाषा तीनों में हमें नवीनता देखने को मिलती है। प्रगतिवाद में जहाँ हम राजनीतिक जागरण देखते हैं, वहाँ प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय काव्य आंदोलन को देखते हैं। प्रगतिवाद में जहाँ हम सामाजिकता, लोकोन्मुखता, यथार्थ, ठोस यथार्थ की बात करते हैं, प्रयोगवाद में हम भोगे हुए यथार्थ को पाते हैं। यहाँ हम ग्राम, लोक, आदि से जुड़ने की ललत को नहीं देखते, अपितु किसको देखते हैं? शहरी मध्यम वर्गीय जीवन को यहाँ हम देखते हैं। प्रयोगवाद में प्रकृति में आधुनिक जीवन की विडंबनाओं, तनावों और दुर्भी संधियों को रूपायित करते हुए हमें इनकी कविताएं देखने को मिलती हैं। या तार सप्तक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनका अध्ययन करते हैं। प्रयोगवाद के जनक अज्ञे माने जाते हैं। नंदुलारे वाजपेयी प्रथम शब्द के प्रयोक्ता हैं, लेकिन अज्ञे जो हैं वो प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर हम बात करें नई कविता शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। नई कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है, इसी शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम अज्ञे ने, और अगर हम कहें प्रयोगवाद का शब्द का प्रयोग किया था वो नंदुलारे वाजपेयी ने। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे। तार सप्तक 1943 में आता है। 1953 में परिमल पत्रिका में नई कविता का हम प्रारंभ देखते हैं, और अगर प्रयोगवाद की बात करें तो 1943 ईस्वी से। अति से बौद्धिकता, नवीनता, भोगवाद, वासना, नए बिंबों का प्रयोग, नवीन शिल्प, लघु मानव को स्थान यहाँ दिया जाता है। ये प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं।
तार सप्तक की बात करें तो एक ही भावबोध को लेकर लिखी गई जो कविताएं हैं उनको हम तार सप्तक में शामिल करते हैं। ये सातों कवि किसी स्कूल के न होकर राहों के अन्वेषी कवि न होकर राहों के अन्वेषी हैं। यह भी परिभाषा पूछी जाती है कभी कभी। तार सप्तक की बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। 1943 ईस्वी में प्रथम जिसे हम कहते हैं तार सप्तक, इसमें कौन कौन शामिल थे? भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा और अज्ञे। अगर हम सूत्र की बात करें तो भागने गीप्ररा अज्ञे, ये तार सप्तक का सूत्र है जिसके माध्यम से हम तार सप्तक के इन कवियों को याद कर सकते हैं। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में आता है और इसका सूत्र है भषहस नरधर्म। अगर इन कवियों की अगर हम बात करते हैं तो भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरे सप्तक की बात करें तो कुके की मध्य प्रदेश विधानसभा, और इसकी प्रमुख रचनाकारों की बात करें तो कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देवनारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका एक अलग से वीडियो बनाकर हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, वहाँ जा कर के आप सूत्र के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। इनके सूत्र यही हैं। चौथे सप्तक की अगर हम बात करें तो स्वर्गीय श्री राम अरा नरा सु, तो इसमें स्व से स्वदेश भारती, श्री से श्री राम वर्मा, अवधेश से अवधेश कुमार, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, राजकुमार कुंभज और सुमन राजे। प्रयोगवाद शब्द किसकी देन है, किसके मस्तिष्क की उपज है? तो नंदुलारे वाजपेयी की। प्रयोगवाद शब्द तार सप्तक के कवियों ने प्रयोग नहीं किया, इन्होंने प्रयोग और प्रयोगशील शब्द का प्रयोग किया है। अज्ञे ने प्रयोग को माना है, अज्ञे ने प्रयोग को साधन माना है। प्रश्न पूछा जाता है, अज्ञे ने प्रयोगवाद का विरोध किया था तब 1951 में प्रतीक पत्रिका में इन्हें नया शब्द मिलता है। अज्ञे की बात करें, अज्ञे की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, हरि घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, सागर मुद्रा, नदी मार्ग पंछाया, महावृक्ष के नीचे, पत्रिका जंक्शन मेरा, ये इनका कहानी संग्रह है। परंपरा, त्रिपथगा, कोठरी की बात, जयदौल, शरणार्थी, मेरी प्रिय कहानी। इनके उपन्यासों की अगर बात करें तो शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी इनकी प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी काव्य संग्रह को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इनको क्रम से भी लगा लिया जाता है। भग्नदूत इनका पहला छायावादी प्रभाव का काव्य संग्रह है। इसके बाद चिंता, इत्तेलाम, हरि घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। 1961 में इसका समय भी पूछा जाता है, आंगन के पार द्वार। इसके बाद में कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे और नदी की बांक पर छाया। ये इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं जिनको आप क्रम से अच्छे से देख लेंगे। 1943 से 1946 तक सेना में इन्होंने नौकरी की। अज्ञे की बात कर रहे हैं हम। इस दौरान इन्होंने बम भी बनाए, जोधपुर विश्वविद्यालय में काम भी किया। कठिन गद्य का प्रेत इन्हें शुक्ल जी ने कहा और कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा। शुक्ल जी ने दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मुक्तिबोध की बात करें तो अज्ञे की कृपा से तार सप्तक में इन्हें स्थान मिलता है। मुक्तिबोध का इनकी लंबी कविताएं हैं। ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं, हमारे पाठ्यक्रम में भी हमने लगी हैं और हमने पढ़ी भी हैं। इसके अलावा चांद का मुँह टेढ़ा, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक दूर और ब्रह्म राक्षस। अगर हम बात करें अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की है, वहीं अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की रचना है, पूछ लिया जाता है। फैंटेसी का कवि इनको कहा जाता है। तीव्र इंद्रियों का कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है मुक्तिबोध को। भारत भूषण अग्रवाल की रचनाओं की बात करें तो मुक्ति मार्ग, अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, उतना वह सूरज है, साहित्य अकादमी इनको मिला है इस पे। गिरिजा कुमार माथुर की मंजीर, नाशो निर्माण, शिलापंक चमकीले, भीतर नदी यात्रा, छाया मछूना और रोमानी मिजाज के कवि। नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य 1992 में ज्ञानपीठ मिला है। इनकी प्रमुख रचनाओं में वन पांखी सुनो, बोलने दो चीड़, संशय की एक रात एक खंड काव्य है, राम पर महाप्रस्थान, शबरी, प्रवाद पर्व,
उत्सवा, प्रार्थना पुरुष गांधी जी पर है। पूछा जाता है चैत्या और अरण्या, जिस पे इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। निमिचन जैन की बात करें तो अचानक फिर हम, हरिनारायण व्यास का एक नशीला चांद, झुके बादल उठे बादल, त्रिकोण पर सूर्य, मृग तृष्णा, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल और बुनी हुई रस्सी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्हें कविता का गांधी भी कहते हैं। शकुंतला माथुर की बात करें तो चांदनी चुनर, सुनसान साड़ी और दोपहरी, अभी और कुछ इनका महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अमन राग, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी और चुका भी हूँ मैं नहीं, बहुत बार क्रम से भी लगवाया जाता है और पूछा भी जाता है, इतने पास अपनी बात बोलेगी नहीं। रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाओं में हंसो हंसो, इनकी रचनाओं को भी क्रम से लगवाया जाता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध और लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद अपाहिज इनकी इस काव्य संग्रह में से ली एक कविता है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी रहती थी। रामविलास शर्मा की बात करें तो कवि कर्म अपनाया, समीक्षक आलोचक जाते हैं, रूप तरंग, ऋतु संहार इनकी काव्य कृतियाँ हैं। इस अकाल वेला में सदियों के साए लोग जगे, निराला की साहित्य साधना। प्रभाकर माचवे की बात करें तो इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना है और मेपल और अनुक्षण स्वप्न भनी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है, कई बार पूछी जाती हैं। धर्मयुग, निकष, परिमल संस्था साहित्यकारों की सहायतार्थ इन्होंने बनाई थी। अंधायुग इनका गीति नाट्य है। और अब हम बात करते हैं नई कविता की, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है विषय। आज़ादी के बाद जो भी कविताएं लिखी गई वो सभी नई कविता के अंतर्गत आती हैं। परंपरागत काव्य रचना छोड़ कविता लिखना, ये नई कविता की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। नई कविता और प्रयोगवादी कविता, इनमें थोड़ा सा अंतर हम देख लेते हैं क्योंकि प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जहाँ प्रयोगवाद में हम बौद्धिक व्यक्तिवाद की बात कर रहे थे, वहाँ नई कविता में हम संशय, निराशा और अस्वीकार की बात करने लग जाते हैं। प्रयोगवाद में कवि स्वयं को राहों के अन्वेषी घोषित करता है, लेकिन नई कविता में राहों के अन्वेषी की जगह हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आत्मान्वेषण पर बल देते हैं। नई कविता में हम आत्मान्वेषण पर बल देते हैं और यहाँ हम संशय, निराशा और अस्वीकार की बात करते हैं। नई कविता में हम प्रयोगशीलता पर बल देते हैं, लेकिन यहाँ प्रयोग का दुराग्रह नहीं मिलता है, लेकिन प्रयोगवाद में प्रयोग की जिद्द हमें देखने को मिलती थी। सभी स्तरों पर हमें प्रयोग दिखाई पड़ता था। प्रयोगवाद में जीवन की जटिलता का चित्र तो है, लेकिन उसमें नई कविता की तरह तनाव, अकेलापन, कुंठा, संत्रास, अजनबीपन, विसंगति बोध नहीं मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नई कविता में हमें तनाव, अकेलापन, कुंठा, निराशा, संशय, ये सभी हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? नई कविता में। नई कविता की भाषा चिंतन युक्त भाषा है, सहजता लेकर खड़ी हुई है। अंधायुग नई कविता की भाषा को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अगर हम बात करें कि प्रयोगवाद में प्रतीकों और बिंबों की वैसी सुस्पष्टता नहीं है जैसी हमें नई कविता में मिलती है। प्रयोगवाद व्यष्टि चेतना पर बल देता है, जबकि नई कविता में व्यष्टि के साथ समष्टि पर भी बल दिया जाता है। आइए देखते हैं। नई कविता के प्रवर्तक जगदीश गुप्त हैं। नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञे ने प्रतीक पत्रिका में 1951 में किया। अज्ञे ने इलाहाबाद रेडियो पर सन 1952 में नई कविता शब्द का प्रयोग किया। अभी हमने बात की थी कि नई कविता शब्द का प्रयोग और प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग दोनों अलग अलग हैं, दोनों का ध्यान रखिएगा। सुमित्रानंदन पंत ने किया था प्रयोगवाद का और नई कविता का अज्ञे ने। परिमल संस्था में 1953 में साहित्यिक गोष्ठियाँ आयोजित की। रामस्वरूप चतुर्वेदी, ब्रजेश्वर, भारत भूषण अग्रवाल ये नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी रचनाओं को आप देख लेंगे। गिरजा कुमार माथुर व बालकृष्ण राव ने छायावाद के बाद लिखी सभी कविताओं को नई कविता में शामिल किया है। रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने प्रयोगवाद का छद्म रूप इसे माना है, अर्थात प्रयोगवाद का ही छद्म रूप इसे कह सकते हैं। श्रीकांत वर्मा और नरेश मेहता ने नई कविता को प्रयोगवाद से भिन्न काव्य बताया। 1954 में जगदीश गुप्त ने नई कविता का संपादन किया। विधिवत रूप से 45 कविताओं का जिक्र ये करते हैं कि सब में नई कविता आंदोलन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। किसके द्वारा चलाया हुआ था, इसका प्रवर्तक कौन था और किससे संबंधित कौन सी पत्रिका रही है। नई कविता आंदोलन
जगदीश गुप्त का है। साठोत्तरी आंदोलन ललित गुप्त का। ए कविता जगदीश चतुर्वेदी का। ए कविता पत्रिका श्याम परमार की है और आंदोलन जगदीश चतुर्वेदी का चला है। नवगीत राजेंद्र प्रसाद सिंह का। सहज कविता रविंद्र भरमर की। प्रतिबद्ध कविता परमानंद श्रीवास्तव की। युद्धसावादी कविता श्री राम सिंह की। सचेतना महीप सिंह की और अस्वीकृत श्री राम शुक्ल की। ये महत्वपूर्ण आंदोलन है, इनको आप अच्छे से देख लेंगे, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है। जगदीश चंद्र गुप्त की रचनाओं की बात करें तो नाव के पांव, युग्म और शब्दंश। कुंवर नारायण की बात करें तो आत्मजयी, परिवेश, हम तुम। आत्मजयी इनका प्रबंधात्मक काव्य है। चक्रव्यूह इन दिनों कविता के बहाने इन पे ज्ञानपीठ मिला इनको 2005 में, कोई दूसरा नहीं बात सीधी थी पर। केदारनाथ सिंह की बात करें तो अकाल में सारस, यहाँ देखो, बाग, जमीन पक रही है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कीर्ति चौधरी की मेरी कविताएं। विजय देव नारायण शाही की भी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हम देखें तो आप नोट कर लीजिएगा विजय देव नारायण शाही, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मछली घर, साखी, छठवां दशक और संवाद तुमसे, ये महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं विजय देव नारायण शाही की। पद्मावत को इन्होंने ट्रेजेडी कहा है, ये भी पूछा जाता है। तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आगे देखिए, संवाद तुमसे, साखी और मछलीघर, अच्छा यहाँ दिया हुआ है, ये विजय देव नारायण शाही की हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुआनो नदी, बांस का पुल, एक सूनी नाव, काठ की घंटियाँ और गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात कर रहे हैं। उपन्यास है इनका सोया हुआ जल, जो कभी कभी पूछा जाता है। दुष्यंत कुमार की बात करें तो साये में धूप, आवाज़ों के घेरे में और एक कंठ विश्व प्यारी। श्रीकांत वर्मा का मगध, भटके मेघ, माया दर्पण, जल सा। धूमिल की बात करें तो सुदामा पांडे, प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और मोचीराम महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। चंद्रकांत देवताले की भूखंड तप रहा है, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, हड्डियों में छिपा ज्वर और पत्थर फेंक रहा हूँ पर साहित्य का मिला हुआ है इनको। लीलाधर जगुड़ी की नाटक जारी है, अपने पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ था ये नाटक जारी है। यात्रा में रात अब भी मौजूद है। राजेश जोशी की बात करें तो एक दिन बोलेंगे पेड़, लेबर कॉलोनी की बच्चे, उदय प्रकाश की सुनो, कारीगर, अबूतर कबूतर। ऋतुराज राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में अंगिरस, एक, मरण धर्मा और हम, कन्यादान। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो आओ, खुली, विचार और भूमिका, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आज की कक्षा में हमने ऊपर से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लिया है। इतने कम समय में इतना सारा एक साथ पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।